अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। रिसेंटली एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था जिसमें एक मूवी दिखाई गई और पहले 8 मिनट वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर छत और पंखा दिखाते रहे। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बेबस हो गए। उन्होंने कहा ये किस किस्म की फजूल मूवी। और जब उठने लगे तो उन्होंने बताया कि ये जो आप मंजर देख रहे हैं, जिसे सिर्फ 8 मिनट देख कर आप इतना ज़्यादा तंग हो गए हैं, ये वो मंजर है जो एक बंदा जिसको फालिज हुआ होता है और जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता और अपने बिस्तर पर पड़ा होता है बेबसी में, उसको सिर्फ वो पंखा और वो छत नजर आ रही होती है। मौत तो खुदा की तरफ से आती है और इंसान कहता है कि मौत चलो आ गई, हमारा वक्त मुकर्रर था। लेकिन इस तरह की बेबसी या आपकी डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं, या अपाहिज हो जाना और चल फिर ना पाना सिर्फ फालिज की वजह से हमारे यहाँ सबसे बड़ा बर्डन है। और ये बर्डन हम रोक सकते हैं। ये दिल का मर्ज होता है जो कि स्ट्रोक करता है या फालिज करता है, जिसके बाद एक इंसान इतना बेबस हो जाता है, अपनी फैमिली के ऊपर भी इतना बड़ा बर्डन बन जाता है कि फैमिली भी तंग आ जाती है, कहती है किसी तरह इससे जान छूटे, और वो खुद भी कहता है कि इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी थी। इसलिए हम हर संडे जो है यहाँ आपके लिए मौजूद होते हैं। हमारे साथ जो है हिलाले इम्तियाज हैं, जनरल साहब होते हैं जो माहिर अमराज दिल हैं, जनरल अजहर महमूद कियानी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और साथ जो हैं वो पीएम के और प्रेसिडेंट के पर्सनल फिजिशियन भी रह चुके हैं। साथ साथ एएफआईसी और आरआईसी के जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं एंड एक्स कमांडेंट भी। और ये आपके लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं और हम आपके सारे जितने भी सवाल होते हैं दिल से पर्टेनिंग उनका जवाब देते हैं, ताकि किसी को भी, आपको या आपके प्यारों को भी, कभी भी ना दिल का दौरा हो जिसकी वजह से अनटाइमली डेथ हो, ना ही इस तरह के फालिज के अटैक हो, और ना ही आप सफ़र करें। तो अपनी सारी रिपोर्ट्स निकाल लीजिए, जितने भी आपके पास टेस्ट हैं, रिपोर्ट्स हैं, या कोई भी इस तरह के मसाइल हैं तो फौरन फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, और आपके पास कंसल्टेंट की स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो इतनी डिसेबिलिटी है हमारे यहाँ, स्ट्रोक हो जाता है, फालिज हो जाता है, इसके वार्निंग साइंस भी बता दीजिए कि लोगों को पता लगे कि भाई अगर हमें ये कंडीशंस हैं तो हमें फालिज हो सकता है और हमें हर वक्त जो है तैयार रहना है। देखिए, ये फॉलिज ज़्यादातर तो उन लोगों में होता है जिन पे पहले से उनके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी उनमें कुछ ऐसी उनके टेस्ट ख़राब होते हैं, या वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर होता है, जिनको शुगर होती है और अनकंट्रोल्ड होती है। यानी ब्लड प्रेशर है तो वो भी 140/90 से ऊपर है, शुगर है तो वो भी 160 से ऊपर है रैंडम, और 110 से ऊपर है फास्टिंग। स्मोकर जो सिगरेट पीते हैं उनमें फालिज होता है, जिनको मोटापा होता है उनमें फालिज होता है, जो एक्सरसाइज नहीं करते उनमें फालिज होता है, और जो जिनकी डाइट जो है ज़्यादा चिकनाई वाली होती है ये उनमें फालिज होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपको फालिज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपको होना भी है तो वो बहुत लेट हो जाता है, आप चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हैं। और यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स होता है, और दूसरा डॉक्टर साहब को बाकायदा से दिखाना जो है बहुत ज़रूरी है। और अगर आप डॉक्टर साहब को नहीं दिखा सकते हैं और समझते हैं कि नहीं अफोर्डेबिलिटी नहीं है, फीस की नहीं है और नहीं जा सकते हैं, तो एटलीस्ट साल में 2 दफ़ा अपने टेस्ट ज़रूर करवा लें, जिसमें खून के टेस्ट हैं और ईसीजी वगैरह करवा, ताकि ये पता चल जाए कहीं आपको शुगर तो नहीं है, कहीं आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट खुद आप छोड़ सकते हैं, वो सिगरेट को छोड़ दें, और रोज़ाना की आधे घंटे की जो पैदल चलना है वर्जिश है वो आप कर लें, और वज़न को ना बढ़ने दें। ज़्यादातर सब्ज़ी और फ्रूट आपकी मेन ग़िज़ा होनी चाहिए। इन चीज़ों पे आप जब करेंगे तो इंशाल्लाह चांसेस बड़े कम हैं। अब इसके अलामात क्या हैं, कब आपको पता चले? कई दफ़ा होता है कि ये सारी चीज़ें ना भी हो, बहुत कम होता है, रेयर होता है कि ये सारी चीज़ें ना भी हो फिर भी आपको फालिज होता है। कुछ लोगों का रग फट जाती है, ज़हन में रग फट जाती है, और कुछ का वैसे कहीं से कोई ऐसा यूजुअल किस्म का क्लॉट आता है और क्लॉट जाके वो आपको स्ट्रोक कर देता है। और वो लोग जिनको दिल की बीमारी होती है उनमें स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो उनको अपनी दिल की बीमारी या वो कंट्रोल करते हैं, और अगर वो अपनी मिनिमम जो मेडिसिन है उनके ऊपर रहते हैं। मैं नार्मली कहता हूँ कि एक अच्छा दिल का मरीज़ जो कंट्रोल्ड होता है, जिसको इलाज हुआ होता है, स्टेंट भी पड़ा होता है, बाईपास भी हुआ होता है, मैक्सिमम वो 3 चीज़ों पर रहता है, या एस्पिरिन पे होता है, या कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई होता है, या एक और दिल की दवाई होती है। और ये तीनों चीज़ें ना सिर्फ दिल को कंट्रोल करती हैं बल्कि आपके फालिज या स्ट्रोक को भी कंट्रोल करती है, उसकी भी प्रिवेंशन करती है। तो वो वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट। जो आपके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं कि आप बात कर रहे हैं, अचानक आपकी जुबान बंद हो गई या बंद नहीं हुई तो उसमें स्लरिंग आ गई है,
आप जो है वो आवाज़ सही निकल नहीं रही, आप बोलना चाहते हैं आवाज़ नहीं निकल रही, कई दफ़ा मुंह टेढ़ा हो जाता है, और कई दफ़ा आप हाथ गिलास पकड़ा हुआ है और चाय पकड़ी है कुछ पे वो हाथ नीचे गिर जाता है, आप हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हिलता, टांग हिलने की कोशिश जो करते हैं वो नहीं होती, और कई दफ़ा आपको खाने में मुश्किल पेश होती है, बल्बर पॉलिसी जो होती है उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो ये जब इस तरह की कोई भी अलामत हो तो कई दफ़ा होती है और चंद मिनट में वो ठीक हो जाती है, और आप समझते हैं कि नहीं नहीं यार ये ठीक हो गया है, तो लेकिन वो एक वार्निंग है और इमरजेंसी है, आपने फ़ौरन अस्पताल पहुंचना है और अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, एवेल्यूएशन करवानी है, क्योंकि अगला जो अटैक आएगा बड़ा सख्त अटैक होगा, बड़ा सख्त आपको फालिज का अटैक होगा, और हो सकता है कि वो आपको अपाच कर दे, और उससे पहले उसे रोक ले, और अगर हो जाए तो ऐसे सेंटर में जाए जहां पे एंजियोग्राफी होके वो क्लॉट निकल जाएगी। आरआईसी में ये होती है। बिल्कुल जी, फर्स्ट कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी सेठ इम्तियाज बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट। जी जी बताइए, अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरे एक तो शुगर का मसला है, तो एक मेरी धड़कन जो है 125 पे 120 पे एंड्रियाल, मैं एंडिराल खाता हूँ, उससे भी कवर नहीं होती। और आप अपनी उम्र भी बता दीजिए। मेरी उम्र है 52 जी। और इससे पहले आपके दिल के टेस्ट हुए हुए? जी मेरे हुए हैं। तो उनमें क्या आया है वो भी बता दीजिए डॉक्टर जी साहब। बिल्कुल ठीक आई है, जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। जी आपको चलने से जो है वो कोई सीने में दर्द तो नहीं होता, या चलने से आपकी धड़कन और तेज तो नहीं हो जाती? नहीं सर, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप ज्यादा जल्दी परेशान तो नहीं हो जाते? जी ये मसला है थोड़ा। नींद आपकी ठीक होती है? नींद आप आराम से सो जाते हैं? जी नींद आराम के साथ सो। वजन आपका ज्यादा तो नहीं है? वजन है थोड़ा सा ज्यादा है, 99 है, 98 है। जी जी, आपकी इस वक्त जो है ना बेसिकली तो 2 वजह जो हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब, आप सिगरेट तो नहीं पीते आप? जी पीता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ जी, वो भी बंद कर दें। अभी मैं चले मैं आपके इसके जो सवाल का मैं जवाब देता हूँ, आप अपना फ़ोन बंद करें। अच्छा, उसमें देखें अभी इनकी ये चीज़ डायबिटिक हैं, कहते हैं शुगर मेरी कंट्रोल है, हमने नहीं पूछा कि इनकी आखिरी शुगर कितनी थी जो इन्होंने टेस्ट करवाई थी। फिर एंग्जाइटी है, उसमें परेशान है, स्मोकर भी हैं, और वज़न भी ज़्यादा है, और वॉक भी नहीं करते। ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे दिल की रफ्तार जो है वो वैसे तेज़ होती है। अगर ये चलना शुरू कर दें तो हार्ट की कंडीशनिंग हो जाती है, दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता सेटल होनी शुरू हो ठीक हो जाती है। और साथ ये कहते हैं जी कि मैं इंड्रोल लेता हूँ जब पल्पिटेशन होती है। देखिए जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें ज़्यादातर हम एडवाइस करते हैं कि वो इंड्रोल ना ले। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है तो उसका शुगर के ऊपर भी असर होता है, यानी आपको हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स है वो मास्क हो जाते हैं, पता नहीं चलता। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होती है, उसके ऊपर भी इंड्रोल का असर होता है। तो उसमें से जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, जिसमें से मेप्रेसर होगी, कॉनकर वगैरह होगी, बाइसोप्रोलाल हो गया, वो वाली बीटा ब्लॉकर हो जाए तो शुगर वाले वो लें तो उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही इन्हें चाहिए कि एक दफ़ा अपने डॉक्टर साहब जो है कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के स्पेशलिस्ट ने ज़रूर दिखाएं। कई दफ़ा ये इंडिकेशन होती है कि हार्ट रेट ज़्यादा हो तो ये दिल की बीमारी की इंडिकेशन होती है, वो रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। और ये बाकी सारी चीज़ें इनकी हो जाएं, और इंड्रोल की जगह पे कॉनकर 2.5 मिलीग्राम, 2.5 मिलीग्राम कॉनकर एक गोली है, वो इंड्रोल की जगह पे ले लें तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। और साथ ही साथ जो डॉक्टर साहब हैं उनको दिखाएं, और रोज़ाना पैदल चलना शुरू करें, शुगर को कंट्रोल करके रखें, और सिगरेट बंद कर दें, तो होपफुली इनका जो मसला काफ़ी हल हो जाएगा। एक और कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? मोहम्मद यूसुफ सईदी बात कर रहा हूँ जी, मैं मुल्तान से। जी बताइए। डॉक्टर साहब, मैं एक तो मेरा जो है जी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, 190, 180, 110, और दूसरा ये कि मेरे हाथ पाँव सुन हो जाते हैं, हाथ पाँव सुन होते हैं डॉक्टर साहब मेरा, और जो है जी इसमें दिल में जो है 24 घंटे जो है दर्द रहता है। आपकी उम्र बताइए। मेरी उम्र जो है 47 ईयर्स है, स्मोकिंग नहीं करता, कोई ऐसा कोई नशा नहीं है, बिल्कुल सिर्फ ये परेशानी, कारोबारी परेशानी है, काम ना होने की वजह से जो है डिप्रेशन ज्यादा है, और हर वक्त जो है वो दर्द की जो है कैफियत रहती है। कहाँ पे दर्द होता है? दर्द कहाँ पे होता है? पट्ठों में कमजोरी, पट्ठों में दर्द होता है, बॉडी एक से? नहीं, सिर्फ दिल पे जो है। अच्छा, आपको सीने में दर्द होता है? सीने में किस जगह पे दर्द होता है?
सीना, पूरा सीना जकड़ा जाता है या किसी स्पेसिफिक जगह पे आपको दर्द होता है? सिर्फ दर्द होता है, ये दिल वाली साइड पे बिल्कुल दर्द होता है। लेफ्ट साइड पे कह रहे हैं दर्द होता है। अच्छा, इसके साथ आपकी सांस भी फूलती है? ये सांस फूल जाता है, ज्यादा चल नहीं सकता, अगर थोड़ा सा आवाज भी करूँ तो अच्छा, जने अभी आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं? मैं अभी तो जो है जी वो डॉक्टर ने दी हैं दवाइयाँ सर, जो है जी वो दिल के मर्ज की दवाइयाँ ले रहे हैं? जी जी। क्या दवाइयों का नाम कौन, याद है? दवाइयों के नाम नहीं याद आपको? मैं दवाइयों के तो नाम याद नहीं है। कोई लेते भी कोई है बाकायदगी लेते से हैं कि आप? रोजाना लेते हैं या कभी जब दर्द हो तब ले रहे हैं? मैं रोजाना लेता हूँ जी, ब्लड प्रेशर की तो रोजाना लेता हूँ। शुगर भी है आपको? नहीं, शुगर नहीं है जी। नहीं है, शुगर नहीं है। जी ठीक है, चलिए ठीक है, आप आंसर सुनिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आई थिंक उन्होंने 47 एज है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है और कहते हैं दवाई लेते हूँ, और मैं हमेशा अपने मरीज पे शक करता हूँ कि वो दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा, क्योंकि ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं होता जो दवाई नहीं लेता। जो दवाई लेता है उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और जो परहेज करता है उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। दवाई की याद होती, जो एक अच्छा मरीज है ना, जो ब्लड प्रेशर का कई सालों से मरीज है या शुगर का कई सालों से मरीज है, वो जितना भी अनपढ़ हो उसे अपनी दवाई जरूर याद होती है, उसका नाम जरूर याद लेनी होता होती है। है, जी बिल्कुल, उसे जरूर याद खरीदनी होती होती है। है। वो जो है मेरी अभी इसी प्रोग्राम से मैं वसासत से मैं अपने नाजरीन को ये बताऊंगा कि आप जो भी दवाई लें और जिसने आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल की हुई है वही दवाइयाँ जारी रखें। डॉक्टर जो मर्जी कहता है, जिस दवाई ने आपका शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया वो आपके लिए बेस्ट दवाई है, और उसको जारी रखें। और दूसरा, उसका नाम आपको याद होना चाहिए कि कहीं नुस्खा आगे पीछे भूल जाएं, कहीं आप मेडिकल स्टोर पे चले जाए, दवाई आपके पास नहीं, आपको याद हो जाके वो दवाई ले लें, और साथ उसकी स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि कितने मिलीग्राम की है जो मैं ले रहा हूँ, और रोज़ाना लेनी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप खाना भूल जाएँ, दवाई ना भूलें, आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी और आप कभी इमरजेंसी में अस्पताल नहीं जाएंगे। आप हमेशा अपने टाइम पे ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। तो ये इनका जो दर्द है उसमें से बेसिकली एक दफ़ा ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहे, कहते हैं 190 110 के करीब रहता है। एक डॉक्टर के पास जाएं जो उनके डॉक्टर हैं, उनकी दवाइयाँ जो है वो एडजस्ट करें, ऊपर नीचे उसकी डोज करें, और जब इनका ब्लड प्रेशर 140 90 से नीचे आ जाए, और जब वो नीचे आ जाए उसके बावजूद सीने में दर्द हो, तो फिर आगे दिल के जो टेस्ट हैं वो इन्हें करवाने चाहिए, जिसमें एको है, स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज का टेस्ट है, खून के जो टेस्ट है वो उन्हें करवाना चाहिए। ये मुल्तान में है, मुल्तान में कार्डियक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का एक अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, और वहाँ पे टेस्ट फ्री होते हैं सारे। वहाँ पे जाके अपने टेस्ट, ईटीटी और ब्लड टेस्ट करवा ले, और वहीं से इलाज भी लिखवा ले। तो ये है कि इन्हें थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी, अस्पताल जाना पड़ेगा और वहाँ पे डॉक्टर को दिखाना इन्होंने भी पड़ेगा। एक चीज़ की कि इनको कारोबारी परेशानी है, और जो पिछले थे उन्होंने भी बताया कि मुझे एंजाइटी या पैल्पिटेशन, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी स्ट्रेस कीजिए कि ये जो दिल के मर्ज होते हैं इसमें स्ट्रेस का क्या रोल है और उसको कैसे रिलैक्स करना है। अगले कॉलर की जानिब भी बढ़ जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ जी, सरगोदा से। जी पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरी एज 19 ईयर है और मुझे ना ये मसला बनता है कि अचानक ना मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। अच्छा, और पट्टों में दर्द हो जाती है, कंधों में दर्द बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। ये दिल की धड़कन तेज होने के साथ सांस भी फूलती है आपकी? जी 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 बिल्कुल। और ये कब से हो रहा है? बचपन से ही होता है कि थोड़ा सा चलने फिरने से होता है आपको, ये सिर्फ अभी हुआ है ये डेवलप? नहीं, ये तकरीबन मुझे 2 साल हो गए तब। तो मैंने काफी इलाज करवाया, फिर मैं लाहौर डॉक्टर हॉस्पिटल गया था, उन्होंने मुझे कैलान ऐसा लिख के दी थी, अब वो पूरे पाकिस्तान में शॉर्ट है। ओके। और उन्होंने क्या बताया था? और उन्होंने क्या बताया था आपको? दिल का क्या बताया था कि भाई क्यों ये लिख के दे रहे हैं आपको, क्या है? उन्होंने कहा था ये कोई मसला नहीं है, कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से ना एक वेन करंट पैदा ज्यादा करती है। उन्होंने किसी ऑपरेशन का कोई ऑपरेशन कहा था उन्होंने आपको? नहीं, मेरी इको भी ठीक आती है, सब कुछ ठीक आता है, सिर्फ ईसीजी खराब आती है। उन्होंने कोई लेजर का या ईपी का बताया? उन्होंने आपको बताया था किसी किस्म की कि ये प्रोसीजर करा लो, ये लेजर करा लो ताकि ये आपकी थोड़ा कम हो जाए ये? जी जी, एक डॉक्टर थे इधर सरगोदा में, उन्होंने ही बताया था। फिर मैं लाहौर गया था, उन्होंने कहा था इसकी जरूरत नहीं, आप बस ये मेडिसिन खाए। अच्छा, मेडिसिन खाने से कंट्रोल रहता है? मेडिसिन खाने से कंट्रोल होता है या होती है आपको फिर भी वही उसी तरह हो रहा है? जी कंट्रोल रहता है, पर मैं जैसे ही थोड़ा ज्यादा चलता हूँ, भागता हूँ, तो जिम वगैरह करता हूँ, फिर वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, और मेडिसिन खाने के बावजूद जी। आपके ये तेज हो जाता है? जी 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 होता है कभी। कैलान आप किस डोज में लेते थे?
केलान भी लेता था, उससे नहीं मुझे आराम था। फिर कॉन्कर भी लेता रहा हूँ, उससे भी नहीं मुझे आराम था। केलान एसआर लेता था, फिर उससे मुझे थोड़ा सा आराम होता। जी, एसआर जो है आप जब लेते थे तो फिर आपको ये दिल की धड़कन तेज नहीं होती थी, नहीं होती थी। और वो जब आप छोड़ते थे तो फिर दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। जी 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 तो जी। आप छोड़ते कितनी बार थे? ये तो सारी उम्र दवाई खानी होती है, और ये आपका मसला भी सारी उम्र का है। अब डॉक्टर साहब वो आ ही नहीं रही है, पूरे पाकिस्तान में शार्ट है, तो उसका हल नहीं है कोई और जो Alternative जी, मैं आपके सवाल का जवाब ठीक है, देता हूँ, बहुत और गौर शुक्रिया। से सुने और उस पर अमल करें, और ये आपका मसला ठीक हो जाएगा। कोई मसला नहीं है ये वाला। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, ये बड़ा ही देखिए, अच्छा। हाँ, ये एक मसला है जिसे हम कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, बिल्कुल। एसवीटी कहते हैं। जी इसमें होता ये है कि एक एक्स्ट्रा वायर कुदरती तौर पे आपके दिल में होती है, जिसके ऊपर कंट्रोल कोई नहीं होता। नॉर्मली हमारी जितनी दिल की वायरिंग हुई होती है उसके ऊपर एक रेगुलेटर है। ठीक है, वो रेगुलेटर कहीं हार्ट बीट तेज होती है तो रेगुलेटर उसे स्लो कर देता है, और आपकी हार्ट बीट आगे जाके आपकी धड़कन वो नॉर्मल रहती है, तेज नहीं होती। ये जो वायर है इसके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं होता, तो उसको बाईपास करके इस वायर में से करंट जाती है, उसकी दिल की धड़कन आपकी तेज होती है। इसके दो इलाज है, या तो ये दवाई वाला है, या फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और ईपी करके एब्लेशन, उसे लेजर से जला देते हैं, उस तार को ही जला देते हैं ताकि धड़कन ना हो। तो जो परमानेंट हल तो ये वाला है कि आप ईपी करवाएं और ये लेजर से ट्रीट करवाएं, और ये प्रोसीजर करवा लें। आई थिंक ये यंग है, 19 और ईयर्स छोटा सा एज प्रोसीजर है, होता है? पूरी जिंदगी छोटा सा प्रोसीजर जी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक मैक्सिमम आधा घंटा लगता है बस, प्रोसीजर ठीक है। में, और उसमें से ये ठीक हो जाता है। और नहीं, ये ईपी करवानी चाहिए, यंग करानी आदमी है, चाहिए। आगे भागना है, दौड़ना है, खेलना है, जॉब करनी है, तो ये सारी चीज़ें करवा ले। दूसरा ये है कि ये जो कैलान है वो इसका अच्छा उससे ट्रीटमेंट होती है, और बीटा ब्लॉकर्स भी ट्रीटमेंट होती है। कैलान वाकई शॉट है, मार्केट में 80 मिलीग्राम की मिलती है, और 240 जो 240 एक गोली जो पूरे 24 घंटे में लेने वाली, वो नहीं आज का मिल रही, शॉट है। 80 वाली जो है वो ले सकते हैं, अगर इन्हें नहीं मिली तो 80 वाली सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, या अगर इन्होंने कॉन्कर लेनी भी है तो 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम से कम ना लें, उससे ठीक है। कंट्रोल रहेगी। ठीक है। लेकिन बेस्ट मेरा इन्हें ये मशवरा है कि वो ईपी और प्लस एब्लेशन लेजर से उसका अच्छा, ये ट्रीटमेंट कैलान की कोई अल्टरनेटिव नहीं होती? मतलब कैलान का जो है ना बेसिकली मुख्तलिफ कंपनीज की हैं, ठीक और उसमें से जो लोकल कंपनीज हैं कुछ उनकी है। 240 वाली जो है सिंगल स्ट्रेंथ है, क्योंकि 24 घंटे में एक ही ठीक गोली है। लेनी होती है, तो वो आजकल शार्ट है, सम ऑफ द अदर वो आ नहीं रही। आई थिंक ये जो इम्पोर्ट है इम्पोर्ट वाला सिलसिला है, और प्लस वो प्राइसेस वाला सिलसिला है, जी, वो it's वाला very वो expensive, इशू चल रहा है। वो जब तक इशू सॉर्ट आउट नहीं होगा, दवाइयों की ये इस तरह की कमी जो रहेगी, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं कि वो या 80 वाली सुबह दोपहर शाम ले लें, या उसकी जगह कॉन्कर लेनी है तो 5 और 10 मिलीग्राम की ले लें, और सबसे अच्छा हल ये है कि अपनी करा ईपी और लें। एब्लेशन करवा लें। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। जी, नेक्स्ट कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं मुकद्दस बात कर रही हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल। जी मेरी ना दिल की धड़कन जो है ना बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाती है, और जो दिल की साइड पे जो बाजू है ना वो भी बिल्कुल सुन्न हो जाता है और ठंडा हो जाता है। अच्छा, उम्र बताइए अपनी। जी उम्र मेरी तकरीबन 30-35 साल है। ठीक है, और आपको दिल का मर्ज डायग्नोज हुआ हुआ है? आपने कभी टेस्ट कराए? जी टेस्ट करवाया। मेरा जो ब्लड है ना वो 140 पे, 150 पे, 160 पे चला जाता है, ब्लड प्रेशर? और शुगर भी है, और मेरे घुटनों में पथरी भी है, और पहले उन लोगों ने पित्ता भी निकाल दिया है, पित्ते में पथरी थी, पेंडस का ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन वो ज्यादा तकलीफ है। वज़न ठीक है, वजन कितना है आपका? जी जी आपका वजन कितना है? जी मेरा वजन तकरीबन मेरा अच्छा, गोलियां ज्यादा है कि कम है, इतना तो पता होगा आपको। 50। अच्छा 50, वजन ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, आप सुनिए जो है, आप कोई दवाइयाँ ले रही हैं अभी? किसी किस्म की दवाइयाँ ले रही हैं? नहीं, मैं पहले दवाइयाँ ले रही थी, जो मैं गुर्दों की थी ना, गुर्दों की ले रही थी, लेकिन जो है ना अब नहीं कोई दवाई ले रही। गुर्दों में क्या था? गुर्दों में पथरी थी ना, कह रही हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर है इसके लिए दवाई क्यों नहीं लेती है अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है? और कितनी दफा चेक करती हैं आप, और कितना ब्लड प्रेशर होता है जिसको आप कह रही हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होता है? ब्लड प्रेशर मैं वो जाती हूँ सरकारी में, तो सरकारी में चेक करवाते हैं, तो वो बताते हैं कभी 150 पे होता है, कभी 100। तो इसके लिए दवा नहीं दी उन्होंने आपको?
जी वो दवाई देते हैं लेकिन आराम आ जाता है, फिर उसी तरह हो जाता है, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं होता। अच्छा चलें, थैंक यू, क्योंकि ये दवाई सिर्फ उस वक्त लेती हैं जब इनको प्रॉब्ली आप सुनिए जवाब सिम्टम्स मिलते हैं। जी जी डॉक्टर साहब यही चीज़। आई थिंक ये इनका यंग पेशेंट है, जी। 35 साल इनकी उम्र है और बहुत कुछ करवा चुकी हैं, पिता भी निकलवा लिया, अपेंडिक्स गुर्दे भी, का ऑपरेशन भी वो हो गया, साइनस गुर्दे भी की हो गया। पथरी भी होगी। बेसिकली आई थिंक इनका, मुझे लगता है कि शायद हार्ट वाला तो इनका कोई इशू ना हो, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, डर खौफ हो गया। ऑब्वियसली जब आप यंग एज में आप 2 ऑपरेशन हो जाएं और उसमें ऑपरेशन के बाद फिर आपको डर रहता है कुछ और ना कोई चीज़ निकल आए, और वो एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, मरीज़ को एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इनका जो ब्लड प्रेशर ये बता रही है मैं 140, 90, 150, 90 इन्हें ना हो। ये तो जब हॉस्पिटल जाती हैं फिर और परेशानियां होती हैं, टेंशन होती है, वहाँ पे जाती हैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। और ये इनका ब्लड प्रेशर ऐसा है कि सिर्फ नमक से कम करने से और रिलैक्स करने से ये सेटल हो जाएगा इनका इंशाल्लाह। जहाँ पे ये टेंशन हो वहाँ पे लंबे लंबे सांस लें, ठंडा पानी पिए, तो ये सेटल हो जाएगी। और अल्लाह ताला से मदद मांगे और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से कहें कि आपको हिम्मत दे और सब्र दे और प्लस आपको शिफा दे, और जो बाकी आपके मसले आगे आने वाली हैं बीमारियों के बना हो। मेरे ख्याल में आपने जो कुछ करवाना था करवा लिया है, अब आपको कुछ नहीं है। आप आराम से रिलैक्स करें, नमक कम करें, रोज़ाना आधा घंटा पैदल चलें और गैर ज़रूरी जो परेशानी है उसको सर के ऊपर सवार ना करें, तो शायद ये आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इसीलिए डॉक्टर ने शायद आपको दवाई नहीं दी कि शायद आपका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है कि ये आपको जो कह दवाई रही दी थी कि जाएगी। इनका जो लेफ्ट साइड है वो सुन्न हो जाती है और ठंडी हो जाती है, और वो जो दूसरे भी कह रहे थे, अभी तीसरा कॉलर है हमारा जो यही कह रहा है कि हार्ट तो ये एंग्जाइटी है, बेसिकली ये नफ्सियाती असर होता है और परेशानी होती है। जब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो आपको कई दफ़ा सीने में दर्द शुरू हो जाता है, कई दफ़ा बाजू सुन हो जाता है, कई दफ़ा जुबान सुन हो जाती है, होंठ सुन हो जाता है, मुंह सुन हो जाता है। तो ये सारे एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। जो आप परेशान ज़्यादा होंगे तो और उसमें से जो है ये इस तरह के सिम्टम्स शुरू होंगे, और ये मेजॉरिटी हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको यही सिम्टम्स हैं। लोग हमारे कम होते हैं जिन्हें बीमारी होती है, और जिनको बीमारी होती है वो ना तो दिखाते हैं ना इलाज करवाते हैं वो भाग रहे होते और जिनको नहीं बीमारी होती है वो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं और उनको लग एंग्जाइटी रहा में होता है हो सब जाओ, कुछ हो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास वो जाते रहते हैं। बिल्कुल। तो आपने यही करना है, वॉक भी करनी है, रिलैक्स करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। अगला कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? रमजान और कमालिया से। जी बताइए। तो मेरी वालदा जो है ना, उसके खब्बी साइड पे ये कमर से नीचे दर्द होता है, कभी खब्बी साइड पे होता है, लेकिन वजन वगैरह भी नहीं उठा रही। डॉक्टरों के पास गए, कई बोलते हैं कि मोरों का मसला है और कोई बोलता है कि इसको मतलब कि कोई नाड़ों का मसला है। तो ये पता नहीं चल रहा इसका क्या सोल्यूशन है। ये उनकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 45 साल है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 20 साल है। अच्छा ठीक है। उन्हें कोई शुगर या ब्लड प्रेशर है? ब्लड प्रेशर उनका लो होता है। अच्छा, और ये दर्द चलने से आता है या बैठे बिठाए आता है? दर्द चलने से ज्यादातर बैठे बैठाए आता है, रात को शुरू हो जाता है, कभी कभी 2-3 बजे बैठने से ज्यादा दर्द होता है। और 2-3 बजे ये सोई होती हैं तब होता है, उनसे आंख खुल जाती है दर्द से? आंख खुल जाती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, शदीद दर्द होता है। इनके बहन भाइयों या इनके वालिदैन किसी को दिल की तकलीफ थी? दिल की तकलीफ तो किसी को नहीं थी। किसी को नहीं है। आपके कमालिया में कोई दिल के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं? स्पेशलिस्ट कंफर्म तो नहीं है, चेक करना पड़े। हाँ, मैं आपको कमालिया इतना बड़ा शहर नहीं है, उसमें तो पता होता है कौन कौन सा डॉक्टर है किस जगह पे। बारह आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, जवाब सुने इसका। पहले स्पेशलिस्ट नहीं था। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप जवाब सुनिए जरूर। जी जी, आई थिंक इसका एक जो सबसे, मैं तो पहले समझा था कि 45 साल उम्र है, हाँ यंग है और कि मस्कुलर पेन होगा, लेकिन वो जो एक उन्होंने बात की कि रात को 2-3 बजे वो दर्द जगा देता है, वो जो जगा देता है उससे फिर शक पड़ता है कि शायद ये दिल की तकलीफ हो। और उन्हें चाहिए कि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, अगर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, हार्ट का स्पेशलिस्ट नहीं है, तो जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है उसके पास चले जाएं, वो ECG करके देख लें, इनके खून के टेस्ट करके देख लें, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, और फिर स्ट्रेस टेस्ट जो ETT का एक एक्सरसाइज वाला टेस्ट होता है वो आगे करवा लें। अगर वो नॉर्मल आ जाते हैं और उसमें कोई मसला नहीं है तो फिर फिक्र वाली कोई बात नहीं। अगर कोई चर्बी की मकदार ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, शुगर है, तो उसको मैनेज कर लें, तो हो सकता है कि फाइनली ये सिंपल
पट्ठों का दर्द निकले। बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है कि पसलियों के दरमियान वाला जो पट्ठा होता है, जिसे हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, कई दफ़ा वो थोड़ा सा पुल हो जाए तो बड़ा तंग करता है आपको और बड़ा बड़ा तकलीफ, आपको ये महसूस होता है कि शायद ये दिल की तकलीफ हो रही है, तो वो दिल की तकलीफ नहीं होती। तो एक सिंपल जो पेन किलर है, दवाई, दर्द की जो दवाई है, वही खाने से, पैनाडॉल है, डायजेसिक है, ब्रूफन है, इस तरह दवाई खाने से वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल, ये पट्ठों की कमजोरी, बहुत सारे लोगों ने अभी बोला बहुत दर्द हो रही है, तो विटामिन डी की कमी से भी हो सकती है, और किसी भी आप वो भी ले सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम जी। रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, मोहम्मद आरिफ जी, पूछिए अपना सवाल। जी। मैंने ये पूछना था, मेरी एज 63 ईयर है और मुझे जो है ना किसी टाइम 5-6 महीने बाद ये हार्ट बीट मेरी थोड़ी तेज हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती, फिर 4-5 महीने बाद तो ज्यादा नहीं। उसके अलावा मैं पूछना चाहता डॉक्टर साहब से कि ऐसा खतरे वाली बात तो नहीं। उम्र बता दीजिए। 63। 63। और आपने सारे दिल के टेस्ट कराए हुए हैं? ये टेस्ट तो नहीं, वैसे मैंने अपना सर से लेकर पैर तक सारा अपना चेकअप कराया था 5-6 महीने पहले भी, साल पहले, कोई ऐसा नहीं मसला हुआ। अच्छा, कहाँ से कराया था चेकअप? उन्होंने कोई टेस्ट नहीं किए थे? CMH से कराया था, ठीक है जी। और बाकी शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी जी नहीं। सिगरेट पीते हैं आप? नहीं जी जी, स्पोर्ट्स मैन रहा हूँ जी। वो रहे हैं, अब कब से स्पोर्ट्स मैन ही आपने बंद कर दी? मैं स्टेट बैंक से खेलता रहा हूँ क्रिकेट भी। आखिरी कब खेला था? आखिरी तो मैंने, मेरा ख्याल है कि 15 साल पहले खेला। 15 साल हाँ, पहले। तो वही लेकिन बस। मैं अब जब से बात- आजकल चलते हैं कि नहीं चलते, वो तो उस वक्त की बात थी। आजकल चलते हैं कि नहीं चलते? अभी भी मैं जो है ना 5 बार 3 नमाज के बाद सुबह में वॉक करता हूँ। गुड, शाबाश, ये तो सबसे अच्छा काम करते हैं। और जब आप वॉक करते हैं तो आपको सीने में दर्द तो नहीं होता? ये दिल की धड़कन तो नहीं थी? ना मुझे सांस चढ़ती है ना कुछ भी नहीं तो फिर ये कब होती है दिल की धड़कन तेज? रात को? जी। नहीं जी नहीं, कोई पता नहीं। जैसे एक दिन मैं फजर पढ़ के आया, हल्की सी बाजार बैठा था, हल्का बैठता हूँ, बस थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती। जी, अभी आपको ना टेस्ट करवाने की जरूरत है। आप अपने एको और ETT, एक्सरसाइज टेस्ट, ये आप वहां से AFIC से करवा लें, अगर घर के नजदीक है, दिल का अस्पताल है, वहां से ये जरूर करवा लें। कई दफा होता है कि सीने का दर्द नहीं होता आपको, और यही इंडिकेशन होती है कि दिल की धड़कन तेज हो गई, और वो एक दिल के अटैक की या दिल की बीमारी की एक निशानी होती है। बहुत सारे लोगों को जरूरी नहीं है कि उन्हें दिल का दर्द हो, दिल की धड़कन तेज हो जाती है जो बैठे बैठे होती है। तो ये आपको टेस्ट करवा लेने चाहिए, और अगर आपके टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर आपको कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। होता भी 5-6 महीने बाद है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। तो ये हमारे पास आज बहुत सारे पैल्पिटेशंस एंड हार्ट बीट के आए हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताइए, जो फ्लटर और फिब्रिलेशन होता है, ये मैंने अपनी नॉलेज के लिए भी, इसमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, दोनों ही जो है वो एट्रियल लेवल पे, ऊपर वाले लेवल पे तेज़ होते हैं, और उसमें से एक का रेट ज़्यादा होता है, एक का रेट ज़रा कम होता है, लेकिन दोनों तकरीबन एक ही तरह के होते हैं। और उसमें से नॉर्मली तो कई दफ़ा कोई नीचे अंडरलाइंग वेल्वुलर लीन होती है, कोई रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है, उसके जो बचपन में होता है, और वेल्व तंग या लीक हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। और कई दफ़ा ये वैसे ही रिदम का एक प्रॉब्लम होता है, और कई दफ़ा मायोपैथी होती है और उससे होता है। किसी को थायरोटॉक्सिकोसिस है तो उससे हो जाता है, और किसी को ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है उससे हो जाता है, किसी को पेरिकार्डाइटिस उससे हो जाता है। लेकिन उसको बेस्ट ये होता है कि अगर सिंगल हो तो आपको पहली दफ़ा उसको कार्डियोवर्जन या शॉक दे के ठीक करके, और फिर उसके बाद आप उन्हें मेडिसिन पे रख सकते हैं। और देखना ये होता है कि कोई अंडरलाइंग रीज़न है जिसकी वजह से ये रिदम ख़राब हुआ है, तो क्योंकि जब तक उसे ठीक नहीं करेंगे तो ये रिदम दोबारा आ सकता है और ये ख़राब हो सकता है। लेकिन उसके लिए दवाई जो है और जो फैक्टर्स हैं जो उसको प्रमोट करते हैं उस रिदम को, वो आपको ठीक करने होते हैं। सिगरेट नोशी, अगेन निकोटीन, चाय, कॉफ़ी, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी जो है हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, इस पे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, आपने लास्ट टाइम भी ये बताया था ना कि जब भी इरेगुलर हो जाए हार्ट बीट तो क्लॉट जो है वो डिसलॉज भी हो सकता है, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम ब्लड थिनर्स और वो आपकी जो रेगुलेशन है उसको मेंटेन करें। जी, उसमें बड़ा ज़रूरी है कि ये जब आपको पैरोक्सिस्मल में से कहते हैं कि कभी आ जाए, कभी ठीक हो जाए, कभी साइनस रिदम में चला जाए, तो उसमें एंटीकोएगुलेंट्स या ब्लड थिनर हैं वो बहुत ज़रूरी है, और वो देने पड़ते हैं, क्योंकि वो उसी सूरत जब वो इरेगुलर होता है ना तो थोड़ा सा स्टेसिस हो जाता है और दिल के अंदर क्लॉट बनते हैं और खून जमते हैं, तो उसके टुकड़े टूट के दिमाग में, गट में या कहीं भी जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपको हार्ट अटैक कर सकते हैं, या फालिज कर सकते हैं, या मिज़ेंटेरिक इस्कीमिया, या नीचे कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा था ना कि ट्रैवलिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, ऐसे लोगों को कंप्रेशन स्टॉकिंग पहने, बहुत ज़्यादा पानी पिए और चलते फिरते भी रहें थोड़ा ट्रैवल। तो कुछ ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिसमें
जिसमें लोग जैसे मसाज कराने गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा विगरस डीप टिश्यू मसाज कराया और उनको क्लॉट डिसलॉज हो गया, तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई प्रिकॉशन है कि वो इस तरह की चीज़ें ना कराएं? नहीं, नॉर्मली होता ये है कि कई दफ़ा लोगों को डीवीटी होती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, उनकी पिंडलियों में क्लॉट होता है और उन्हें वो उसको इग्नोर करते हैं और वो अपनी मसाज वगैरह ये करते हैं। जब वो आप मसाज करते हैं तो क्लॉट ट्रेवल करके आपके लंग्स में या राइट साइड हार्ट में चला जाता है और वहाँ से इमरजेंसी होती है, आपका दिल बंद हो सकता है, मौत वाक़या हो सकती है और बड़ी सीरियस किस्म की इमरजेंसी है। नॉर्मली अगर आपकी पिंडलियाँ सूज जाएँ, पिंडली में दर्द हो जाए या पिंडली गर्म हो जाए दूसरी पिंडली के मुकाबले में, आपको पता चले कि उसका टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा दूसरे मुकाबले, तो इसका ये आपको शक होना चाहिए कि हो सकता है कि मेरी टांग में क्लॉट हो। तो और टांग में क्लॉट डिजीज होना वालों जो को है नहीं बहुत जाना बड़ी चाहिए। इमरजेंसी है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। और ये जो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज वाले हैं, इनको नहीं करवाना चाहिए ये सारी नहीं चीजें? नहीं, वो करवा से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज डिफरेंट है, डीवीटी डिफरेंट है। तो वो emergency तो है। आर्टरीज में जो है वो डिजीज होती है, ये वेन में डिजीज होती है। तो ये वेन में जो क्लॉट है वो हमेशा राइट साइड पे ट्रेवल करेगा इंफीरियर वेना के वजह से, राइट साइड पे जाके लंग के अंदर जाके क्लॉट और सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, उसकी फौरन ट्रीटमेंट करनी शुरू करनी चाहिए। और जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है वो आपको पता चलता है कि जब आप टांग को ऊपर उठाते हैं तो आपके पाँव या टांग में दर्द शुरू होती है, जो ही उसे नीचे लटकाते हैं तो वो दर्द ठीक हो जाती है। ये पेरिफेरल जो वैस्कुलर डिजीज है उसके स्कीमिया का है सिलसिला। वो आपको ड्रॉपलर दोनों में डॉपलर करवा के ये देखना चाहिए कि कहीं वेन में क्लॉट तो नहीं है, कहीं आर्टरी में ब्लॉकेज तो नहीं है। दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है और इसलिए जो डीवीटी है वो तो इमरजेंसी है, फौरन आप करवाना चाहिए। और जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज उसको डायग्नोज करे, कहीं पे आर्टरीज में किसी जगह पे ब्लॉक हो जाए तो उसको बैलून एंजियोप्लास्टी या स्टेंट वगैरह उसमें डलवा सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं रुखसाना। जी बताइए, क्या है आपको? डॉक्टर साहब मेरे ना पट्ठे ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸਰ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ। अच्छा, आप पट्ठों की कमजोरी कह रही हैं, लेकिन आपके दिल में भी कोई प्रॉब्लम है? चलने फिरने से सांस फूलती है? आराम नहीं आंदा ते चलने फिर ते आराम आइंदा फिर छड़। टीवी बंद। अच्छा, आप अपना टीवी बंद करें और फिर जवाब दें कि आपको चलने फिर तकलीफ है, कभी धड़कन तेज हो जाती है, साह गुम हो जाता है, दिल नूं हाँ ठीक दर्द हुंदी है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? शुगर भी है। अच्छा चले, ये अपना टीवी नहीं बंद कर रही, आप जवाब सुनिए प्लीज। 43 साल। कितने कह रही हैं? 43 साल। ठीक है जी, आप जवाब सुनिए जरूर। 43 साल उम्र है, शुगर भी है, दिल की धड़कन भी तेज होती है, सांस भी फूलता है, सीने में दर्द भी है, जिसको वो समझ रही हैं कि पट्ठों का दर्द भी है और दवाई लेने से भी आराम नहीं आ रहा। जी, उसमें उसमें पट्ठों का दर्द तो किसी वजह से भी हो सकता है। शुगर अगर इन्हें है तो जो शुगर वाले हैं, अगर उन्हें सीने में बाईं तरफ दर्द होता है तो उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। और ख़वातीन में मैंने देखा है कि जिनको शुगर हो उनको बड़ी यंग एज में दिल की बीमारी आ जाती है, उनको ज़्यादा क्योंकि चलती नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, उनकी वॉक नहीं होती, शुगर कंट्रोल नहीं करके रखती, खाने में एहतियात नहीं करती। ये सारी चीज़ें हैं जो ये हार्ट डिजीज़ को प्रमोट करती हैं। तो उसमें से एक तो शुगर कंट्रोल होनी चाहिए और प्लस शुगर के जितने मरीज़ हैं उन्हें दिल के अपने सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। उसमें सारे खून के जो टेस्ट है वो सारे हो जाने चाहिए। ईटीटी और एको जो है वो साल में एक दफ़ा ज़रूर हो जानी चाहिए और अगर वो नॉर्मल है तो ये अच्छा रीएश्योरिंग होता है, लेकिन अगर उसमें कोई चेंजेस आए तो फिर सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी वगैरह करा सकते हैं। इन्हें चाहिए कि अपनी शुगर कंट्रोल करें और डॉक्टर साहब जो इनके हैं नज़दीक जो हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे अपने दिल के सारे टेस्ट करवा लें। अगर नहीं भी हैं तो पता चल जाए कि नहीं है, ताकि इन्हें भी ये रीएश्योर हो जाए और उन्हें भी पता चल जाए कि इनकी शुगर कंट्रोल है और क्या इन्हें आगे एडवाइस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये जो शुगर कंट्रोल है ये इतनी पुअर क्यों है? व्हाई डू पीपल, मतलब आप देखिए कितने लोगों को शुगर होती है लेकिन उनकी कंप्लाइंस नहीं होती, या वो उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को कार्डियोमायोपैथी और ये सारा कुछ और न्यूरोपैथीज़ के तो इतने सारे अभी कॉल्स आ गए। तो थोड़ा सा इनको ये स्ट्रेस कीजिए कि जब हम शुगर कंट्रोल कहते हैं तो इनके अंदर क्या क्या आ जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? देखिए, मैंने देखा जी कि हमारे माशरे में जो पेशेंट है वो उस बीमारी को कंट्रोल करता है जो तकलीफ देती है। हाँ, बिल्कुल, यही जिसके सिम्टम्स हैं, जो उन्हें दर्द देती है, जो उन्हें अपाज करती है, फिर जाके वो कहते हैं हाँ बीमारी है। उससे पहले वो बीमारी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं मुझे तकलीफ नहीं दे रही, मुझे क्या दवाई खाने की जरूरत है, मुझे क्या एहतियात करने की जरूरत है। उन्हें नहीं ये पता कि ये बीमारी मेरे लिए अजाब बन जाएगी अगले चंद सालों में।
अब जिसको न्यूरोपैथी होती है, जिसके पाँव कटते हैं, जिसकी टांगें कटती हैं और रात को सो नहीं सकते, इतना अजाब वाला दर्द होता है टांगों में कि आपको झंझनाहट होती है और आपकी नींद ही नहीं आती है। आप जिंदगी को अजाब समझते हैं कि मेरे लिए तो अजाब बन गई है जिंदगी। वो ये स्टेज है कि आप शुगर को पहले दिन से कंट्रोल करें, खुराक में मीठे का इस्तेमाल टोटली बंद कर दें। मैं हमेशा कहता हूँ कि शुगर वाले मरीज के लिए चीनी और मीठा जहर है। अगर आप खा रहे हैं तो समझे कि आप जहर खा रहे हैं और अपने मौत वाले प्रोसेस को तेज कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपके जिंदगी के जो दिन है वो आप क्वालिटी कम भी कर ना, रहे हैं। साथ क्वांटिटी तो सही, क्वालिटी भी कितनी है और आपकी। दूसरा ये है कि जब शुगर हो जाए तो आप उसे कंट्रोल करके रखना। देखें खाना पीना आपके कंट्रोल में है, वो आप कंट्रोल कर लें। दवाई आपके कंट्रोल में। ज़्यादातर वो लोग की शुगर कंट्रोल नहीं होती जिन्होंने शुरू में बहुत बेहतियाती की है, शुगर का इस्तेमाल, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल, मिठाई, बोतलें, सब कुछ उन्होंने शुरू की होती हैं और दवाई नहीं लेते। हाँ। और फिर दवाई लेते हैं, हाँ जी मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती, मैं दवाई क्यों लूँ। बिल्कुल। उन्हें कहते हैं आप अंधे हो जाएंगे, आपको फॉलोज हो जाएगा अगर शुगर कंट्रोल में, आपको गैंग्रीन दिल हो का जाएगी। अटैक हो जाएगा, आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे। हमारे ज्यादातर गुर्दे फेल जिनको डायलिसिस पे हैं, जिन ज्यादातर ट्रांसप्लांट है, शुगर वो वाले। शुगर वाले मरीज हैं और ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं। बिल्कुल। और 40 साल की उम्र में गुर्दे फेल और सारे ट्रांसप्लांट पे लगे होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पहले दिन से एहतियात करने की जरूरत है और ये वाले टेस्ट जो आपके करवाने की जरूरत है। और इसको वो नॉर्मली जब आपको बीमारी हो जाती है तो आप तकरीबन 70-80 आप नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं अपनी बीमारी को कंट्रोल करके। बिल्कुल जी। अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं जी। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं मकसूद बोल रहा हूँ जी, आज़ाद कश्मीर से। जी पूछिए। जी मेरे ये बैक पे वो पेन होता है और इसकी मैं टेबलेट अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। कौन सी टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक तो ये ओग्राल है, रोवा है, निप्सो है और एक लो प्लेट है, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी। तकलीफ क्या है अभी? अभी क्या तकलीफ? अभी तकलीफ ये है कि मैं जब चढ़ाई चढ़ता हूँ तो मुझे सांस फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे इको टेस्ट एडवाइस किया था, इको टेस्ट मैंने करवाया था जी। तो वो तो नॉर्मल था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एंजियोग्राफी की थी कि आप एंजियोग्राफी करवा लें, तो एंजियोग्राफी तो अभी तक मैंने नहीं करवाई। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये एंजियोग्राफी क्या मुझे करवा लेनी चाहिए या इसके बारे में ये क्योंकि बाकी मुझे और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको चलने से सीने में दर्द होता है? नहीं सीने में दर्द तो नहीं होता, लेकिन अगर तेज चले या चढ़ाई की तरफ अगर जाए तो उसमें सांस फूलना शुरू हो जाता है। और सीने में घुटन, जकड़न इस तरह कुछ होता है? बेचैनी होती है और रात को खासकर टांगों में बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाती है। उम्र बता दीजिए अपनी। जी 54। ईटीटी तो नहीं? ईटीटी हुई थी आपकी, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट? जी नहीं, ईटीटी नहीं करवाई। वो भी नहीं कराई। अच्छा चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हम हर उसमें आप स्ट्रेस करते हैं कि एंजियोग्राफी तो बहुत ज़रूरी है और करवा लेनी चाहिए। क्यों हमारे यहाँ ये घबराहट क्यों है एंजियोग्राफी को लेके? देखिए एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जो ज़्यादातर 15 मिनट लेता है और नॉर्मली आज पहले तो हम टांग से जाते थे, ग्रोइन से। अभी हम यहाँ से जो है जहाँ पे नब्ज़ होती है यहाँ से हम जाते हैं, 15 मिनट का टेस्ट होता है और 2-3 घंटे हम अस्पताल में रखते हैं, फिर घर भेज देते हैं और फ़ौरन हमें बीमारी का पता चल जाता है। ये जो कई दफ़ा होता ही है कि हमारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको बीमारी नहीं होती, वो साल दिल की दवाइयाँ खा रहे होते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। और एंजियोग्राफी एक ऐसा वाहिद टेस्ट है जो आपको शुरू में ही बता देता है कि बीमारी है कि नहीं है। तो कहे जी मेरे पास आपने नहीं यार आपको दिल की बीमारी है ही नहीं है। अगर है तो आपको पता चल जाता है कि कितनी बीमारी है, क्या इस मरीज़ को दवाइयों की सिर्फ ज़रूरत है, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ स्टेंट डालने की ज़रूरत है या बाईपास करने की ज़रूरत है। तो अपना जो तशख़ीस है या डायग्नोसिस है वो शुरू में ही करवा लें ताकि ये गैर ज़रूरी जो दवाइयाँ आप लेते हैं इनसे आपकी जान छूट जाए। ये तो एक खामखा आपको साइकोलॉजिकल नफसियाती तौर पे बीमार बना देती हैं, फिर उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर गैर ज़रूरी आप दवाइयाँ ले रहे हैं फिर आपका ख़र्चा होता है बहुत ज़्यादा, और ये खामखा का आपका ख़र्चा जो है उसे कम किया जा सकता है कि आप शुरू में ही आपको पता चल जाए इस डिज़ीज़ का, जो कि एक ही टेस्ट जो 100% में बताता है आपको मसला है, दिल की नालियाँ ब्लॉक्ड है कि नहीं है, वो एंजियोग्राफी है। तो इसलिए जब आपको डॉक्टर कहे कि आपके सिम्टम्स ऐसे हैं तो अगर वो कह भी रहा है कि जी ये करवा लें तो आप नहीं भी ज़रूरत तो उनके करवा लेते, पता तो चले जी है कि नहीं है, ताकि आपको दोबारा डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। इनका आई थिंक इनको मैं मशवरा दूंगा कि अगर इनका दिल नहीं कर रहा है एंजियोग्राफी के लिए तो एटलीस्ट स्ट्रेस टेस्ट या ईटीटी वो वाला टेस्ट जरूर करवा लें।
वो टेस्ट हमें कई दफ़ा 60% में बता देता है 60% लोगों में कि जी क्या इसको कोई दिल की बीमारी है, एंजियोग्राफी करनी चाहिए कि नहीं करनी, जो 40% वो मिस करता है। होती है बीमारी और ईटीटी नहीं बता सकती। तो इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो एक टेस्ट जो सही आपको बताता है वो और एंजियोग्राफी में कुछ आ भी जाए तो उसी वक्त एंजियोप्लास्टी भी हो जाती है, तो इट्स 2 in 1। जी कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? कॉलर की जानिब। जी दीदी मैं डॉक्टर साहब, मैं भावलपुर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ। जी बताइए यूसुफ साहब, क्या पूछे? मैंने 2 महीने से पहले मैं उम्र से आया हूँ वापस, तो मुझे बहुत ज्यादा पेन हो गई थी दिल में, और मैं ऐसे जैसे कुछ तड़प रहा है ना, ऐसे हो रहा था। मैं भावलपुर चला गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी सेंटर है, परवेज इलाही कार्डियोलॉजी सेंटर, तो वहाँ पे उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की, फिर मेरी एंजियोग्राफी हुई, फिर मेरा एक स्टंट डाला गया लेफ्ट साइड से। जी अब मुझे वीकनेस भी है, और जब मैं कभी कभी अभी सोता हूँ ना थोड़ी देर, चंद सेकंड के लिए या मिनट के लिए, तो मैं जब उठता हूँ तो मेरा जिस्म सुन्न हो जाता है चंद सेकंड के लिए, फिर मैं अगर बैठ जाऊँ तो फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। ठीक है। मैं डॉक्टर साहब से कब एंजियोप्लास्टी इस बारे में, अच्छा ये कब हुई थी आपकी एंजियोप्लास्टी, कब हुई है? ये दो मंथ हो गए हैं मुझे, 2 ये months। मैं दवाई ले रहा हूँ। दवाई भी ले रहे हैं। उम्र बताइए अपनी। मेरी उम्र है 55 साल। 55 साल। सिगरेट तो नहीं सिगरेट पीते हैं आप? पहले पीता था, अब नहीं पीता। परहेज कर रहे हैं? जी परहेज तो कर रहा हूँ। ठीक है। चलते हैं पहले? चलते फिरते हैं? अभी थोड़ा 2 महीने हो गए अब बिल्कुल चलता फिरता हूँ, ठीक हूँ, कभी देर का दर्द भी नहीं पड़ा, लेकिन मुझे ये जो जब उठता हूँ ना थोड़ी देर के लिए अगर सो जाऊँ तो फिर उठूँ, नींद भी ना आए तो फिर मेरा जिस्म ऐसे पता लग जाए सारा सुन्न हो गया, फिर मैं बैठता हूँ उसी लम्हे फिर ठीक हो जाता है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जी हाँ जी हाँ, इसमें बहुत सारे मरीज ऐसे देखें, जब आप पहली दफ़ा डॉक्टर को दिखाते हैं और आपको दवाइयाँ लिखी जाती हैं या आप स्टेंट डलवाते हैं और दवाइयाँ लिखी जाती हैं, तो दवाइयों को यूज़ टू होने में, जिस्म को कबूल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये जो सिम्टम बता रहे हैं कि ये नॉर्मल है, ये हर मरीज़ के साथ होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होता चला जाता है। और आप रात को स्पेशली जब आप सोए हुए उठ के बैठे बेड पे या बाथरूम जाना चाहें तो जाने की कोशिश करें तो आपको चक्कर आते हैं और जिस्म सुन्न हो जाता है, तो ये नॉर्मल अलामत है। आप उसमें बेहतर ये होता है कि शुरू में बैठ जाएं, जब उठें तो बैठ जाएं, एकदम झटके के साथ आप ना उठें और आराम से बैठ के 1 मिनट बैठ के फिर आप खड़े हों, तो फिर ये चीज़ें नहीं होगी। और ये जितना आप चलेंगे, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, उतनी ये चीज़ बेहतर होती चली जाएगी। साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ हम शुरू में जो लिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जब हम स्टेंट डालते हैं और जूँ महीना एक गुजरता है, 2 महीने 3 महीने गुजरते हैं, तो हम इनकी तादाद जो है, नंबर ऑफ़ टैबलेट कम करते चले जाते हैं। और ये जो इनके इन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं या इनको जो सिम्टम्स बताए हैं, ये ख़त्म होते चले जाते हैं। एक दवाइयों का और बीमारी का नफ्सियाती असर होता है, उस नफ्सियाती असर को जाते जाते कई महीने लगते हैं। हाँ, और जब आप अपनी रूटीन में कोशिश करेंगे, जब आपका इलाज हो जाए, स्टेंट डल जाए, बाईपास हो जाए, तो वापस जो आप काम कर रहे थे उसमें मशगूल हो जाए। जब आप बिल्कुल बिजी हो जाते हैं तो फिर आपके ज़हन से बीमारी निकल जाती है, और वो बीमारी वाले मोड में जब रहते हैं तो आपको सारे सिम्टम्स आते रहते हैं। जो ही आप अपनी रूटीन में चले जाते हैं, बीमारी ज़हन से निकल जाती है, आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो जितनी जल्दी हो जाए वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, ये काम करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ यही होता है ना कि जैसे ही कोई बीमारी हो या कुछ भी हो तो बिल्कुल बिस्तर पकड़ लेते हैं और फिर बिस्तर ही पकड़ लेते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों को रात के वक्त ही ज़्यादा दर्दें और तकलीफें, सोचना शुरू करते हैं बीमारी के बारे में। फुर्सत जो है वो फुर्सत वाकई बहुत बुरी चीज़ है। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे होते हैं कि वर्जिश कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमारे यहाँ तो वर्जिश को, एक्सरसाइज को एक कॉस्मेटिक समझा जाता है। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी पाक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी पूछिए। जी हेलो। जी आप अपना फोन, अपना जो टीवी है उसको बंद कीजिए और पूछिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आवाज आ रही है, आप सवाल करें। जी आ रही है सर। ये मुझे तकलीफ हुई थी 1 महीना पहले। जी तो मैं जब ईटीटी टेस्ट कराई तो वो मेरा ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा जी आप एंजियोग्राफी कराएं। तो एंजियोग्राफी के लिए गया तो उन्होंने कहा जी आप एक स्टंट डलेगा, तो स्टंट मैंने डलवा लिया है सर। लेकिन अभी भी मुझे किसी टाइम जो है वो थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, और रात को मेरे अक्सर जो है ना सर, ये हाथ जो है ये सुन्न हो जाते हैं, दोनों साइडें। ये स्टंट से पहले भी ये मामला था और बाद में,
तो 40 इयर्स मेरी एज है और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। वालिद ऑलरेडी मतलब इसी पेशेंट थे, वालदा भी हैं, तो वो 39 इयर्स में चले गए थे वालिद साहब। तो ये हमारी मारूसी बीमारी है। इस मामले में मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि और ये मेडिसिन भी कुछ तजवीज़ की हुई हैं इन्होंने, तो आप मुझे क्या सजेशन करेंगे कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? जो मेरे पास हो जाते हैं, चलता मैं वॉक करता हूँ, उस टाइम मुझे दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन किसी बैठे टाइम मुझे जो है दर्द महसूस होता है। नॉर्मल मेडिसिन आप कौन सी ले रहे हैं? मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं इस वक्त? मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी इस टाइम मैं प्लाविक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ 75 mg और कार्चल 25 mg और साथ दे रहे हैं मुझे रोजलिन, ठीक है, ये 10 mg। और बीपी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं तो ये एक मतलब बीपी के लिए, और साथ मुझे उन्होंने ये लुब्रेन भी लगाई हुई है। शुगर भी है आपको? शुगर नहीं है, बीपी पहले था, अभी कंट्रोल है। 160 चला जाता था पहले, ठीक है, 7-8 महीने पहले। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 40 years of age and strong familial history, कह रहे हैं 39 में। अच्छा, इनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अभी इन्हें कोशिशें करनी चाहिए। अच्छा है कि इनका टाइम पे पता चल गया, स्टेंट डल गया, नुकसान कोई नहीं हुआ, और ये जो मेडिसिन लिख के दी है डॉक्टर साहब ने, ये मेडिसिन बाकायदगी से लेते रहेंगे। और ये जो मुझे सिम्टम बता रहे हैं कि हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, ये कोई इसकी फिक्र वाली बात नहीं है। नॉर्मली एज ज़्यादा हो तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हाँ तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लेकिन कई दफ़ा होता है कि एंग्जाइटी वो जो है ना, हाँ वो टेक ओवर कर लेती है और उसमें से प्रॉब्लम होता है। 40 की एज में आपको जो स्टेंट डल जाए, फिर आपको होता है आगे क्या बनेगा। फादर इनके जो चले गए 39 की एज पे, तो लेकिन इनको ये एडवांटेज है कि इन्हें टाइम पे बीमारी का पता चल गया, टाइम पे इनका स्टेंट डल गया, इन्हें पता चल गया बीमारी है, और ये अपनी दवाइयाँ भी खा रहे हैं जो कि इन्हें खाते रहनी चाहिए और कभी इनकी दवाइयाँ बंद नहीं होंगी। और वो डॉक्टर को 3 महीने 6 महीने के बाद दिखाते रहें और वॉक करते रहें, सिगरेट ना पिएँ, और खुराक में जो है वो एहतियात करें, सब्ज़ी फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल हो, गोश्त का कम इस्तेमाल हो, चिकनाई का कम इस्तेमाल हो, नींद 6 से 8 घंटे पूरी करें और अपने काम में मशगूल हो जाए। देखिए, आपका पिछला जो सवाल था उसमें ये था जी कि जब हम बीमारी होती है, आपको दवाई देते हैं, तो आपके ज़हन में सवाल कर लेते हैं जी आप शायद अनफिट हो गए हैं और आप किसी काम के लिए फिट नहीं है। आप पहले से ज़्यादा फिट हो जाए। ये हम जो एंजियोप्लास्टी करते हैं, बाईपास करते हैं, या आपको दवाइयाँ देते हैं, ये आपको हमारा ये होता है कि आपको फिट कर दिए, आप 100% फिट है। जाके जो अपने जो जॉब वगैरह हैं, नौकरियाँ शोकरियाँ हैं, वो सारी करें और अपने घर के लिए और अपने लिए रोज़ी कमाएं। आप फिट हो गए हैं, अब आपको उसमें ज़हन में बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखें आर्मी में हम जो करते हैं, हमारे पास जब आता है स्टैंड डालते हैं, फिट करके आगे भेज देते हैं जी, जाके पूरी नौकरी करें। और ना सिर्फ ये, बल्कि उनको हम रिटर्न में लिख के देते हैं जी कि आप नॉर्मल बंदे की तरह फिट हैं, और उसी पे उनकी प्रमोशंस भी आगे होती हैं, सारी चीज़ें वो चलती हैं। तो उसका हमारा यही मकसद होता है कि मरीज़ को मेंटली और फिजिकली फिट करे और वो जाके अपने काम में मशगूल हो जाए। वो मशगूल होना उसका जो है वो बहुत ज़रूरी है। कीप बिजी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का पूरा टेक होम मैसेज यही है कि प्रोडक्टिव अच्छी एक्टिविटी के अंदर मशगूल रहें। जितना ज़्यादा बिजी रहेंगे, हरकत में बरकत है, हिलते जुलते रहेंगे, अपना काम करेंगे और अपने दिमाग को फारिग नहीं रखेंगे तो बीमारी आपके ऊपर तारी नहीं होगी। बाकी सारी चीज़ों के साथ अपने आप को रिलैक्स करें, एंग्जाइटी को दूर करें। जो होता है उसमें कोई मसलहत होती है, हमें उस वक्त समझ आ नहीं रही होती, बस अपना खूब सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।